गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज रेस्पिरेशन का हमारा अंतिम टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। पहला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है अस्थमा। श्वास नलिका से श्वास लेने में होने वाली कठिनाई की स्थिति को अस्थमा कहते हैं। आजकल कोरोना में भी ये स्थिति होती है, लेकिन कोरोना एक डिफरेंट रोग है अस्थमा की अपेक्षा। ये रोग बचपन या अधेड़ अवस्था में प्रारंभ होता है। ये महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है। कुछ लोगों में ये रोग एलर्जी के कारण उत्पन्न होता है। अब एलर्जी किस किस चीज़ से हो सकती है? धूल से हो सकती है, धुएं से हो सकती है, विशेष प्रकार की गंध से हो सकती है, ये पोलन ग्रेन्स, पंख, कवक, बैक्टीरिया, पालतू पशुओं आदि में से किसी से भी हो सकती है। कुछ लोगों में कोई विशेष खाने वाली सामग्री जैसे मछली है, अंडा, दूध, ईस्ट, गेहूं आदि से भी एलर्जी हो जाती है। कुछ व्यक्तियों की अनेक रासायनिक पदार्थों, औषधियों, गैसों से भी एलर्जी हो सकती है। इनके पाचित पदार्थों के अंश रक्त द्वारा श्वास नलिका तक पहुंचने से अस्थमा के दौरे पड़ने लगते हैं। श्वास नलिका की जो म्यूकस मेम्ब्रेन को उत्तेजित करने वाले पदार्थ जैसे तंबाकू का धुआं, धूल, दम घोटने वाली गैसें, इन्फेक्शन और इमोशनल प्रेशर के कारण भी ये रोग ज़्यादा उग्र हो सकता है। अस्थमा रोग किसी भी प्रकार की एलर्जी से उत्पन्न हो सकता है। ये रोग एक प्रकार के दौरे के रूप में प्रारंभ होता है। इस रोग में श्वास नली जो होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, संकरी हो जाती है। वह इसकी पेशियों में मरोड़ उठते हैं। श्वास नलिका की जो म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन भी हो जाती है तथा शोथ उत्पन्न हो जाती है, या लसलसा पदार्थ स्रावित होकर श्वास नलिका से श्वास लेने में अवरोध उत्पन्न करता है। इस कारण फेफड़ों में वायु का प्रवेश एवं कूपिकाओं से होने वाले वेंटिलेशन क्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। ये सांस लेना तो सब जानते हैं कि आवश्यक होता है, इसलिए प्रेशर के साथ ये क्रिया जारी रखी जाती है। इस क्रिया में रोगी को सांस बाहर निकालने में काफ़ी परिश्रम या मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वायु फेफड़ों की कूपिकाओं में, अतः रोगी खास कर कफ को बाहर निकालने का प्रयास करता है। निरंतर ये क्रिया करने से रोगी हाँफने लगता है, थकावट हो जाती है। कूपिकाओं में वेंटिलेशन कम होने से धमनियों से जो रक्तस्राव होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, जिसके कारण रोगी काफ़ी असहज हो जाता है। अस्थमा क्रोनिक या अल्पकालिक हो सकता है। कुछ लोगों में ये दौरा कुछ देर के लिए उठता है, वह फिर शांत हो जाता है। अस्थमा का दौरा कभी कभी उग्र हो सकता है। ये रोग वंशागत भी होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकता है। एक बार ये रोग हो जाने पर आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है, किंतु इसे गोपिक या शांत अवस्था में परिणित किया जा सकता है। अस्थमा के रोगी को भारी काम नहीं करने चाहिए। ठंडे, मीठे, चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थ आदि नहीं खाने चाहिए। रोगी को अधिक हंसने, रोने, चिल्लाने व धूल धुएं से बचना चाहिए। जिन पदार्थों से एलर्जी हो उनसे दूर रहना चाहिए। इस प्रकार रोगी अपनी स्वयं मदद कर उस रोग की सीवियरिटी से बचा जा सकता है। अधिक सीवियर होने की स्थिति में चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। आजकल अस्थमा के रोगियों के लिए इन्हेलर्स आते हैं, जो कि टेबलेट्स की अपेक्षा ज़्यादा उचित है। दूसरा रोग है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा से मतलब है शरीर में वायु का अप्राकृतिक प्रसार होना। यह स्थिति देह के किसी भी भाग में हो सकती है। जब वायु कूपिकाओं से फुफ्फुस मध्यावकाश मेडिएस्टिनम में प्रवेश कर जाती है तो ये रोग मध्य अवकाशीय एम्फाइसीमा या मेडिएस्टिनम एम्फाइसीमा कहलाता है। कभी कभी वायु ग्रीवा भाग के ऊपर की ओर प्रवेश कर
उपतकीय एम्फाइसीमा उत्पन्न करती है। इस रोग में कूपिकाएँ सामान्य की अपेक्षा अधिक फैल जाती है, जिससे उनकी भित्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ये रोग बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से उत्पन्न हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप लंग्स की जो वेंटिलेशन कैपेसिटी है कम हो जाती है। ये रोग अडल्ट्स में हेरिडिटरी रूप से भी हो सकता है। इस रोग की स्टार्टिंग अवस्था में श्वास लेने में कठिनाई का अनुभव होता है, जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। रोग के उपचार हेतु चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। तो ये हमारा रेस्पिरेशन का जो टॉपिक था, अब इससे वीडियो से ख़त्म हो गया है।